अस्सलाम वालेकुम। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो होती क्या है बेसिकली। इस चैप्टर में ये सब कुछ सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं। तो सबसे पहले जो स्लाइड है उसका जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है। उसका एक छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है इस स्लाइड पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिंपली एक डिक्लेरेशन होती है व्हाट इज बिलीव टू बी ट्रू अबाउट एन एंटरप्राइज, यानी कि इसमें ये बताया जाता है कि मतलब कि एंटरप्राइज के अंदर सिंपली एक डिक्लेरेशन होती है, एक मनी डिक्लेरेशन होती है कि एंटरप्राइज के बारे में क्या चीज़ सच है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये होता है कि अकाउंटिंग डिस्क्राइबिंग, जो अकाउंटिंग्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो यूजुअली जो है वो सर्टेन एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अबाउट एन एंटरप्राइज एंड इट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और हमारे पास इस चैप्टर में तीन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्कस की गई है। ठीक है, जो तीन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है बैलेंस शीट। तो व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट जो है वो ये इंडिकेट करती है कि मतलब कि वो एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करती है एट स्पेसिफिक टाइम, कि आइदर वो प्रॉफिट में जा रही है, वो लॉस में जा रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस का स्नैपशॉट भी कहा जाता है बैलेंस शीट को। ठीक है, और जो बैलेंस शीट का जो मेन पर्पज होता है वो ये चीज़ रिवील करना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस का है। ठीक है, कि वो क्या चीज़ ओन कर रही है और क्या चीज़ वो खो कर रही है, मतलब कि क्या चीज़ उसके पास है और क्या चीज़ जो है वो लायबल है देने की। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें किस चीज़ से पता लगती है? ये हमें बैलेंस शीट से पता लगती है कि एक्चुअली जो है वो करंट फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कंपनी की क्या है, प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। ठीक है, और जो बैलेंस शीट की जो इक्वेशन है जिसके ऊपर वो बेस्ड है, ठीक है, तो वो क्या है? वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी भी बैलेंस शीट बनाई हो, हाँ, तो आपने ये बनानी हो तो आपने इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, और जो बैलेंस शीट के जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं वो भी यही होता है, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी, जिसके ऊपर बैलेंस शीट बेस करती है। फिर आपके पास एक और चीज़ ये होती है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट जो है उसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या चीज़ डिनेट कर रही होती है, इंडिकेट कर रही है, तो वो ये चीज़ इंडिकेट कर रही होती है कि वो कंपनी के रेवेन्यूज, उसके क्रॉस, उसके कॉस्ट, उसका ग्रॉस प्रॉफिट, उसका सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं आप ये कह लें, और उसका जो रेवेन्यू है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो लिस्ट कर रही होती है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट के जो इक्वेशन यूज होती है इनकम स्टेटमेंट के लिए, वो है रेवेन्यूज इज इक्वल टू एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो फॉर्मूला है वो बैलेंस शीट के ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर इनकम स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो मतलब कि जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं वो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट के तरफ जा रही है। ठीक है, और अगर इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर है वो नेगेटिव आया या वो नेगेटिव कैश फ्लोज प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी लॉस में जा रही है। तो इसमें बेसिकली हमें ये पता लगता है कंपनी के एक्सपेंसेस और उसके जो सारी जितनी भी जो रेवेन्यूज हैं वो लिस्ट कर दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें जो कंपनी की जो नेट इनकम है वो पता लगती है इनकम स्टेटमेंट में। फिर हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या चीज़ कह रही होती है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बेसिकली ये चीज़ बोलती है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड एग्रीगेट डेटा रिगार्डिंग ऑल cash inflows that a company receive from its ongoing information operations and internal external investment resources. It also includes all cash outflows that pay for business activities and investments. इसी में तो खुद भी इतनी समझ नहीं आई थी, लेकिन जितना मुझे समझ आया है वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इस चीज़ को कहा जाता है कि इसमें जो जितना भी सारा जो डेटा है, जो एग्रीगेट डेटा है, मतलब जितने भी कैश इनफ्लोज हुए हैं और जितना भी जो आउटगोइंग ऑपरेशन है, जो कैश आउटफ्लोज है और जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें सारे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है वो लिस्ट होता है। ठीक है,
और जो और इसमें वो कैश आउटफ्लोज भी लिस्ट हो सकते हैं जो कि एक बिजनेस एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट का जो है जिसका पे हुआ हो, ठीक है, दैट पे फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमारे पास जो एक और चीज़ आती है वो हमारे पास होती है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, यानी कि बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी यूजुअली होती क्या है, ठीक है। तो जो बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है ओनर्स इक्विटी से, यानी कि एक तरफ हमारे पास ओनर्स इक्विटी आती है, एक हमारे पास बिजनेस, एक तरफ हमारे पास बिजनेस एंटिटी आती है। सो दीज टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है फॉर इवन द सिंपलेस्ट बिजनेस, यानी कि आप एक स्मॉल यानी कि आप एक छोटा सा भी बिजनेस ले, ठीक है, उसकी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी जो आपकी वो सेपरेट होनी चाहिए, मतलब कि जो आपकी जो सोल ट्रेडर की ट्रांजैक्शंस हैं और जो आपकी अपनी जो पर्सनल अफेयर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि जो रिकॉर्डिंग्स है और जो आपकी ओनर्स और ओनर की होती है वो भी आपको सेपरेट रखनी होती है। सो ये दोनों चीज़ें जो है इट्स कम्प्लीटली जो है वो अलग अलग है, जो कि हमारे पास ओनर इक्विटी आती है और जो हमारे पास क्या होता है वो होता है बिजनेस एंटिटी। और इसमें हमारे पास फिर हमारे पास आता है एसेट। एसेट्स यूजुअली होते हैं क्या, एसेट्स अगर आप एक सिंपल टर्म्स में एसेट को डिफाइन करना चाहें तो एसेट वो चीज़ होती है जो कि आप आपकी कंपनी के पास अपनी होती है, ठीक है, आपने खुद अपना पैसा लगा के उस चीज़ को खरीदा होता है, दैट इज नोन एज द एसेट ऑफ योर कंपनी। जो डेफिनेशन है एसेट की वो बेसिकली क्या है, एसेट इज बेसिकली एनीथिंग यू होल्ड ऑफ योर ओन, यानी कि आपकी अपनी चीज़, ठीक है, और उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है, यानी कि पैसा लगा के आपने उस चीज़ को खरीदा हो, ठीक है। ये इसको एक पर्सन भी ओन कर सकता है, इसको एक बिजनेस भी ओन कर सकता है और इसको एक ऑर्गेनाइजेशन भी ओन कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास भी वो पैसा लगा के वो जितनी भी चीज़ें वो ले रहा है, आपके पास अपना बैग है, हमारे पास अपना फॉर एग्जांपल हमारे पास अपना बैग होता है, हमारे पास अपना पाउच है, हमारे पास अपना घर है, दैट इज आवर एसेट। वो हमारे पास वो एसेट है। जो बिजनेस के पास एसेट्स होते हैं वो उनका कैपिटल होता है, लैंड कैपिटल होता है, उनका लैंड कैपिटल भी हो सकता है, उनकी टेक्नोलॉजी भी हो सकती हैं जो उन्होंने खरीदी हैं, या वो सारी चीज़ें जो कि बिजनेस में हम मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दैट इज नोन एज एसेट, ठीक है, जो खुद अपना पैसा लगा के हमने खरीदा, ठीक है। ये क्या होती है, दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इन चीज़ों से हमें पैसा मिलता है। जितनी ज़्यादा एक कंपनी के पास एसेट्स होंगी तो उतना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने बोला वही चीज़ जो है वो यहाँ पे आ गई कि उससे फिर हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है फ्यूचर में, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज जो है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेब्ट को बोला जाता है, ठीक है, किसी भी फर्म के ऊपर जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है, जितने भी उसने कर्जे लिए होते हैं, वो लायबल होती है वो चीज़ देने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज, कि इस फर्म के ऊपर इतनी लाइबिलिटीज है, ठीक है। जो लाइबिलिटीज है वो इंटरप्राइज के अंदर, एक कंपनी के अंदर नेगेटिव कैश फ्लोज जो है वो रिप्रेजेंट करी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमने एक फर्म से या किसी भी चीज़ से या बैंक से या किसी भी आदमी से या किसी भी उससे जो है वो कर्जे पे ले ली होती है, सो वी आर लायबल टू गिव देम बैक। तो वो चीज़ें जो होती है वो नेगेटिव कैश फ्लोज रिप्रेजेंट करी होती है, क्योंकि उससे हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करना होता, वो हमने पे बैक करना होता है। The person or organization to whom the debt is owed is called creditor, ठीक है, वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के जिसको हमने वो चीज़ वापस करनी है या जिसको हमने वो पैसे वापस करने हैं, वो डेब्ट वापस करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें जो है वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, इवन जो हमारे पास लार्जर बिजनेसेस होते हैं उसमें भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें भी वो लाइबिलिटीज़, दे पोजेस लाइबिलिटीज़, ठीक है, क्योंकि आप इसके बगैर जो है वो बिजनेस रन कर ही नहीं सकते, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। दूसरा होता है कि इट रिप्रेजेंट द क्लेम अगेंस्ट द बोरोवर्स एसेट्स, ठीक है, ये एक क्लेम रिप्रेजेंट करती है अगेंस्ट द बोरोवर एसेट्स, ठीक है, क्योंकि हमने ये मतलब ये एक तरह से बोरो हुए में एसेट जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है ओनर्स इक्विटी। और इस ओनर्स इक्विटी, इसमें ये जो ओनर्स इक्विटी है ये ओनर का क्लेम रिप्रेजेंट कर रहा होता है एसेट के ऊपर, ठीक है, एक जो है रेजिडुअल अमाउंट होती है, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी का जो इंक्रीज होता है, ठीक है, वो दो तरह से आता है। एक तो आता है हमारे पास के इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश और अर्निंग्स फ्रॉम प्रॉफिटेबल और इन्फॉर्मेशन, के जितने भी आप
जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और जितनी भी आप जो है वो अर्निंग्स आपकी हो रही है प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशन से, उससे हमारी जो ओनर्स इक्विटी है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, जो डिक्रीज हो रही होती है ओनर्स इक्विटी, वो भी दो तरीकों से हो रही होती है। एक हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स टू ओनर्स। ठीक है, कि यानी कि हम और एसेट्स को ओनर्स को ट्रांसफर कर दें। ठीक है, किसी और को ट्रांसफर कर दे। ठीक है, और लॉसेस फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो ओनर्स इक्विटी है वो डिक्रीज होती है। फिर जो आखिरी स्लाइड है उसमें हमारे पास आता है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है। यूजुअली हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक वो होता है हमारे पास जो होता है सॉल प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वो बिजनेस होता है जिसमें एक अकेला इंसान जो है, मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो एक बिजनेस को ओन कर रहा होता है, उसको रन कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है, सारे डिसीजंस ले रहा होता है, यानी कि सारा कंट्रोल बेसिकली उसके हाथों में होता है बिजनेस का। ठीक है, जो कि एक कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, एक अकेले इंडिविजुअल ही बिजनेस को रन कर रहा होता है, उसके सारे डिसीजंस ले रहा होता है। ये एक नॉन रजिस्टर्ड यूनिकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। ठीक है, और इसमें जो ओनर होता है वो एज अ मैनेजर भी एक्ट कर सकता है, वो एज अ सीईओ भी एक्ट करता है, वो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक्ट करता है, लाइक वही भी इज द होली सोली रनिंग द होल बिजनेस। ठीक है, फिर आपके पास जो हमारे पास दूसरा होता है वो हमारे पास आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जो होता है वो एक यूनिक ऑपरेटेड बिजनेस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जो है एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता है लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज में आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक इंडिविजुअल से वो सारा सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली लाइक ही नीड समवन विद हिमसेल्फ जो कि उसको हेल्प कर सके सारे प्रोसेस में। तो उसमें बेसिकली लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो पार्टनरशिप का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप में ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे होते हैं, तो सारी जो लाइबिलिटीज है वो शेयर कर रही होती है। इसका एक एडवांटेज ये होता है पार्टनरशिप में कि जो लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती है, लाइक एक इंसान लाइबल नहीं होता, उसकी जगह दो या तीन बंदे जितनों का भी इस बिजनेस में शेयर है दे आर लाइबल। ठीक है, तो जो लाइबिलिटीज हैं वो इसमें अनलिमिटेड रहती हैं। ठीक है, और और दूसरा ये होता है कि दे आर ऑफ्टन सीन एज मोर फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट, तो मतलब कि टैक्सेस भी आपस में बढ़ जाता है, सब कुछ आपस में बढ़ जाता है। तो फिर हमारे पास एक और जो टाइप आती है वो हमारे पास होता है कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन क्या होती है? एक लीगल एस्टेब्लिश एंटिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज हो रही होती है वो मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्ट हो रही होती है। इसमें सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ के बीच में लाया जाता है कॉर्पोरेशन में। तो कॉर्पोरेशन की ऑनरशिप है वो डिवाइड हो जाती है। Transferable shares of capital stock or stockholders or the owners are not personally liable for the expenses. This was all about chapter number 2 of accounting, और अगली पेपर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ अकाउंटिंग।